Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, your economics educator. Today students we are going to study हमारा चैप्टर नंबर 4 हम कंटिन्यू करने वाले हैं. We are going to study investment function and its determinants. ऑलरेडी हम लोगों ने सेविंग फंक्शन पढ़ लिया है, कंजम्पशन फंक्शन भी पढ़ लिया है, तो हमें पढ़ना है इन्वेस्टमेंट फंक्शन. लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. नॉट जस्ट हम सीबीएसई, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड. तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. और डेफिनेटली आपको हमें फॉलो करना है, सब्सक्राइब भी करना है, सारी चीज़ें करनी है. राइट, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, साथ ही में आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगे. उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, तो डेफिनेटली जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास. तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम पढ़ चुके हैं कंजम्पशन फंक्शन, फिर हमने सेविंग फंक्शन ही पढ़ा, फिर हमने ये भी पढ़ा कि भाई कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन के कर्व को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं. अब आ रही है हमारा एक और लेवल ऊपर जाने की, हम पढ़ने वाले एक और नया टॉपिक, दैट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? हम इसको अकाउंट्स में बहुत पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज़ में इतनी बार पढ़ते हैं, अब इकोनॉमिक्स में भी हमारे पास ये टर्म आ गया है. याद है स्टार्टिंग में जब हमने एग्रीगेट डिमांड वाला स्टार्ट किया था पूरा, उसमें मैंने आपको समझाया था कि उसमें एक और टर्म आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. इफ यू रिमेंबर, ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको पढ़ाया था. उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया था कि इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग होता है. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्स करते हो या मनी करते हो, जो भी आपके पास इनपुट्स हैं, ऐसी जगह आप एलोकेशन कर रहे हो, उसको यूटिलाइज कर रहे हो कि वो आपको हायर रिटर्न दे, दैट इज इन्वेस्टमेंट. है ना, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. सिमिलरली अभी क्या हो रहा है, आप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉलेज. ये जो नॉलेज अभी आपको मिल रही है, आने वाले सालों में इसी के थ्रू आप अच्छी जॉब करेंगे, अपना बिजनेस खोलेंगे, या वट एवर द एम्प्लॉयमेंट और द करियर यू वांट टू बिल्ड, आपको वो मिलेगा. उसके बाद आपको रिटर्न मिलना शुरू होगा. तो अभी क्या फेज चल रहा है हमारा, इन्वेस्टमेंट वाला फेज करना है. और जितना अच्छा आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा. सिमिलरली जितने अच्छे से आप लोग पढ़ाई करोगे, उतने अच्छे से आपको रिटर्न मिलेगा बाद में. सो यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, योर एनर्जी, योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग देयर हार्ड एंड मनी ऑन यू. सो दैट इज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स कि आपको कोशिश करनी है कि आप अपना बेस्ट दीजिए. राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो जैसे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया, इट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना, जहां पे हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि वी शुड गेट हायर रिटर्न्स. सो इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स. मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हमें एक तरीके से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ता है. तो जैसे कि मनी इज ऑल्सो रिसोर्स, तो अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा. और जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, एक्सपेंडिचर है. आपकी फीस भर रहे हैं, है ना, आपको अच्छे अच्छे जितनी बुक्स वगैरह सब प्रोवाइड करें, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट. उसमें एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंस है वो, है ना. तो दिस इज एन एक्सपेंडिचर. लेकिन एक्सपेंडिचर क्यों करो, ताकि आप एक नई कैपिटल को एसेट या को बना पाओ, न्यू कैपिटल एसेट्स को बना पाओ, नई मशीनरी ले पाओ, है ना, नई कार ले पाओ. दिस इज एन इन्वेस्टमेंट. सिमिलरली अभी आप पे इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज आगे जाके यू विल बिल्ड योर ओन करियर, सो दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट. तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स. वो हो सकता है आपका प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इट कुड बी बिल्डिंग और एनीथिंग विच विल हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर बिजनेस. राइट, तो जैसे कि हम इसमें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेंथनिंग योर इकोनॉमी. अब बात आती है, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स एडिशन टू द फिजिकल कैपिटल एंड चेंजेस इन द इन्वेंट्री. अब देखो, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स में ना काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्वांटिटेटिव इन नेचर मिलेगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, मीन्स हर एक चीज़ एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होनी चाहिए. दैट इज वाई हमने इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया है, हमने बोला है दैट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स एडिशन टू द फिजिकल कैपिटल एंड चेंजेस इन द इन्वेंट्री. मतलब इन्वेंट्री में जो चेंज आ रहा है, जो आपको एक तरीके से फिजिकल, या मैं बोल सकती हूँ जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स में जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके से एडिशन हो रहा है, जो चेंज इन इन्वेंट्री हो रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट. राइट, सो इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा, विच लीड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी. मतलब इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट का क्या गोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट. द गोल, या वी कैन से द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू मेक श्योर दैट इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन
कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। जो भी मेरा प्रोडक्शन सेक्टर है उसको बूस्ट मिलना चाहिए, ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। भाई हम ये लैंड है ना, ये कैपिटल जो भी हम देख रहे हैं, बेसिकली ये जो बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, क्यों परचेज कर रहे हैं? ताकि हमारा काम आसान हो, ज़्यादा स्पीड में काम हो, ज़्यादा काम हम एक बार में कर पाएँ, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ें हो रही है? ये प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तो चीज़ें हो रही हैं। दैट इज़ वाई इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, कि ये एक तरीके से प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकती हूँ, राइट? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन? ओके, सो होपफुली आपको इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझ आ गया होगा, राइट? देखो हर चीज़ के ना बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रही हूँ तो उसका कुछ अलग मीनिंग हो सकता है, जब मैं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रही हूँ तो अलग मीनिंग हो सकता है, जब मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रही हूँ तो भी अलग मीनिंग हो सकता है। सो दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि हर एक चीज़ की टर्मिनोलॉजी भले आपको सेम लग रही है लेकिन उसका मीनिंग अलग है, तो वो सारी मीनिंग भी आपके क्लियर होने चाहिए। दैट इज वाई यू नीड टू मेक श्योर कि आप सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, ठीक है? सो इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, इट रिफर्स टू द एडिशन इन द हमारा इन्वेंट्री, क्लियर? और क्यों होना चाहिए एडिशन? ताकि हम लोग का प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो पाए। इसमें कोई डाउट? समझ आ गया? अगर समझ जाएगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ओके? सो मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करती हूँ जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्यों है? वाई इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर? मैं बोल रही हूँ मैम, आपने अभी बोला कि इन्वेस्टमेंट है, हमें बाद में जाके उसका रिटर्न मिलेगा, तो ये तो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। सो वाई इट इज एन एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर क्यों है? बिकॉज अभी तो खर्चा है ना, प्रॉफिट मिलने के आसार हैं, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट मिले ही। सो इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? अभी एक तरीके से आपके लिए एक्सपेंडिचर है, खर्चा है कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है? अभी सपोज जैसे कि मुझे कोई नई कार खरीदनी है तो शुरुआत में 4 लाख देना मेरे लिए एक खर्चा होने वाला है। ऑफकोर्स उससे मेरे लिए क्या होगा, मेरे को स्कूल जाने में आसानी होगी, मुझे कॉलेज जाने में आसानी होगी, या मैं ऑफिस आराम से जा सकती हूँ, तो ये सारी बेनिफिट्स मुझे लॉन्गर टर्म में मिलेंगे। लेकिन इनिशियली तो वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। दैट इज वाई इसको हम क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। दैट इज हमारे पास होता है एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक हमारे पास होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है पार्ट, लेकिन आज उसको डिटेल में पढ़ना है, और साथ ही में नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? समथिंग, एक तरीके से हम बोल सकते हैं किसी को इंक्लूड करना या किसी चीज की वजह से इंक्रीज होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस, राइट? एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस? ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी वर्ड सुना है? उसी से रिलेटेड है ऑटोनॉमस, मतलब किसी से फर्क नहीं पड़ना, आप खुद के मालिक हैं भाई, दैट इज ऑटोनॉमस। यू वर्क अकॉर्डिंग टू वे यू वांट टू वर्क, दैट इज ऑटोनॉमी, है ना? बेसिकली ऑटोनॉमस, आपने देखा होगा ऑटोनॉमस कॉलेज है ना? ऑफकोर्स आप एफिलिएटेड दूसरे यूनिवर्सिटी से रह सकते हो, लेकिन यू हैव योर ओन वे ऑफ वर्किंग, है ना? दैट इज ऑटोनॉमस। हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं। सिमिलरली वी हैव ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, ओके? जल्दी से। डन? क्लियर? समझ आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें क्या डाउट होगा? इसमें तो सिंपली एक हमें फैक्ट दे दिया है कि इन्वेस्टमेंट को 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक है हमारे पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वी हैव इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ऑन दैट नोट शैल वी मूव ऑन, आगे बढ़े? ओके, सो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने आपको समझाया दैट मीनिंग ऑफ इंड्यूस का मतलब होता है टू इंक्लूड समथिंग या उसकी वजह से कुछ इंक्रीज होना। सो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस, ओके, एंड इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल, ओके? So it is income elasticity, or we can say that it increases with the increase in income and vice versa. तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है कि भाई इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जिसको सब चीज से फर्क पड़ रहा है। अब किससे फर्क पड़ रहा है? यहाँ वाले चैप्टर में हमने जैसे कि पढ़ा, नेशनल इनकम का बहुत अच्छे से रोल पढ़ा है। तो इनकम अगर मेरी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो मेरा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। मतलब इफ द इनकम इज इंक्रीजिंग, ऑफकोर्स मैं ज्यादा खर्चा करने को रेडी रहूंगी। जैसे कि आपको पता है, वी ऑल हैव दिस नेचर कि व्हेन हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसको 4 जगह लगाने की सोचते हैं ना, कि भाई ट्रेड में इन्वेस्ट कर दो, एफडी करा लो, क्योंकि वक्त में पैसा काम आएगा। ये नॉर्मल टेंडेंसी है किसी भी ह्यूमन की। अगर उसके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उसको वो उड़ाने से पहले एक नॉर्मल रैशनल ह्यूमन भी यही सोचेगा कि उसको हम लोग सेव कर लेते हैं, आगे काम आ जाएगा, एक श्योरिटी हो जाएगी, राइट? तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि जब भी इनकम बढ़ेगी तो इसका इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा। तो ये इंड्यूस है, किससे अफेक्टेड है? इनकम से अफेक्टेड है। अगर मेरी इनकम कम हो जाएगी
सपोज अगर आप, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन सडनली यू फील कि आपकी गिरावट हो गई सैलरी में, आपको पहले 50,000 मिल रहे थे, अब सीधे आपको सिर्फ 30,000 मिल रहे हैं, 20,000 का जो गैप आ गया, तो पहले कहाँ आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर लेते थे, साथ में आपने दूसरी सारी चीज़ें इंश्योरेंस वगैरह सब ले रखी थी, बैंक्स वगैरह भी आप इन्वेस्ट करते थे या FD वगैरह कराते थे डेली और रेगुलरली बेसिस पे। सडनली जब आपकी इनकम एकदम से कम हो जाएगी तो आप किस पे फोकस करोगे कि भाई जो नेसेसरी वाली चीज़ें हैं ना उसको मैं पहले फुलफिल करूं, कि भाई मेरे घर पे राशन आना चाहिए, आई शुड मेक श्योर करना है कि बच्चों की पढ़ाई को इफेक्ट ना हो, ये सारी चीज़ों को मेक श्योर करोगे, ना कि ये सारी चीज़ें सेकेंडरी आती हैं, राइट। तो जब इनकम कम हो जाएगी मेरी, तो मैं सबसे पहले प्राइमरी कंसर्न्स को देखूंगी कि मेरा जो मेन काम है उसको मैं कर लूं, फिर बाकी की जो इन्वेस्टमेंट वाली चीजें हैं उसको जब मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो मैं कर सकती हूँ। तो ये जब होता है कि जब मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आती है ना, व्हेन आई अर्न मोर, व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन इनकम, तो आपका इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, दिस इज इनकम एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट। तो मैंने क्या बोला, इनकम अगर बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दैट इज व्हाई आप देख सकते हो जब मेरी इनकम इतने से बढ़ गई तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ गया। सो व्हाट आई कैन से दैट इनिशियली इन्वेस्टमेंट मेरे पास इतना था, सपोज कि 10,000 है, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, जब मेरी सैलरी एक तरीके से 20,000 हो गई तो मैंने इतना आपको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। Clear? So that is why it refers to the investment which depends on the profit expectation and is directly influenced by the income level. It is the income elastic. मतलब income बहुत elastic है, थोड़ा बहुत भी income में change आया। Elasticity का मतलब क्या होता है, याद है क्लास 11th में हमने पढ़ा था, elasticity of demand, remember? तो उसका मतलब क्या होता है कि कितना चेंज आ सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इनकम में स्लाइटली भी अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आ रहा है तो उसमें डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा उसके इन्वेस्टमेंट के लेवल को। दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे बोला है कि इनकम अगर बढ़ेगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और वाइसा वर्सा क्या बोलता है, अपोजिट भी हो सकता है कि अगर इनकम घट गई तो मेरा इन्वेस्टमेंट लेवल कम भी होगा। तो मतलब ये अभी तो ये पॉजिटिव वाला है। सिमिलरली अगर आप सोचो कि आपका इन्वेस्टमेंट, या मैं बोल सकती हूँ इनकम कम हो गया, अगर आपका इनकम कम हो गया तो ऑफ कोर्स ये आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। क्यों? बिकॉज आपका इनकम कम हो गया है, तो इनकम कम होने की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। होपफुली दिस इज क्लियर, राइट। सो वी कैन सी दैट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व स्लोप्स upwards from left to right, indicating that as an increase in income, investment increases from OM to OM1। यानी पहले आप देखा था, पहले OM तक इन्वेस्टमेंट था, अब वो क्या होगा, OM1 तक हो गया, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, और इनकम भी पहले सिर्फ OY थी, अब OY1 हो गया है। तो बस आपको इतना समझना है, ये आपने पूरा ग्राफ बनाया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप इनकम लिखोगे, वाई एक्सिस पे आप इन्वेस्टमेंट लिखोगे, फिर आपको फिगर आउट करना है कि ये हमने ग्राफ बनाया है और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमने क्या बोला, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा हमारा इन्वेस्टमेंट भी। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, समझ आया? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? ओके। नेक्स्ट वी हैव इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस का मतलब समथिंग विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग एल्स। सो जैसे कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में क्या था, वो किससे इन्फ्लुएंस था, इनकम से। यहाँ पे क्या होगा, ये इनकम से इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा, अपोजिट है। दैट इज व्हाई ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम। यानी इनकम बढ़ रही है, घट रही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपके इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। So your investment is not influenced or affected by the change in the income. That is why we can say that it is not affected by changes in the level of income. It is not induced यानी affected, influenced है ना, by profit motive. It is income is inelastic यानी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप बढ़ाओ घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, autonomous investment उतना ही रहना है। That is why it is not influenced by change in income. इसका मतलब ये होता है कि चेंज इन इनकम से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। इफ सपोज मैं 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हर मंथ कर रही हूँ, तो वो 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हर मंथ कर ही रही हूँ, भली मेरी इनकम ज़्यादा बढ़ रही है कम हो रही है, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई हैव डिसाइडेड दैट 500 रुपीज़ ईच मंथ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, तो ये मेरा कभी भी चेंज नहीं हो रहा। दैट इज वाई इसका जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। क्लियर? हमने वहां क्या देखा था इससे पहले वाले में, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज विद द लेवल ऑफ इनकम। इनकम बढ़ रहा है
तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, अगर कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। लेकिन जब मैं बात करती हूँ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की स्टूडेंट्स, तो ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि किसी चीज से इन्फ्लुएंस ना होना। मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरा कांस्टेंट रहने वाला है, फिक्स्ड रहने वाला है, कभी भी चेंज नहीं होगा। So that is why this is the whole explanation of autonomous investment. Quickly take a screenshot of it. Done? So autonomous investments are generally made by government on infrastructural activities. ठीक है, रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है गवर्नमेंट का बजट में, इट डजेंट मैटर, उनको कोशिश करना है कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हुए उनको इन्वेस्टमेंट तो करते रहना ही पड़ेगा। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देने के लिए to the people of their country. So the level of autonomous investment depends on the social, economic and political conditions of the country. So such investment change when there is change in technology or discovery of new resources or growth of population etc. Income से नहीं हो रहे हैं, याद रखना, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, या आपने कोई एक नया स्ट्रैटेजी या रिसोर्स को लेके आया तब आप हो सकता है, अदरवाइज इसमें चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला। और ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, जब तक वो देख नहीं लेते कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल का क्या स्टेटस है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, उसके बिना कभी भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? So let's quickly understand the comparison or what is the difference between induce and autonomous. Induce का मतलब something which is influenced, increase, right? So it is driven by the profit motive. प्रॉफिट के लिए हम कर रहे हैं भाई, इनकम बढ़ेगा, आप ज्यादा खर्च क्यों कर रहे हो कि ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ज्यादा रिटर्न आएगा, है ना। आप सोच रहे हो कि ज्यादा इनकम बढ़े, एफडी करा लो, ट्रेडिंग कर दो, क्यों, आपको पता है कि उससे ज्यादा मेरे पास पैसे आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो ये आपने प्रॉफिट मोटिव से किया है। सो इट इज डन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स मेरे पास ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की, तो ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता, दिस इज फॉर द वेलफेयर। दैट इज वाई कौन करता है, ये गवर्नमेंट करती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, इट इनकम जो रहती है बिल्कुल भी यहाँ पे इलास्टिक रहती है, थोड़ा भी इनकम ऊपर नीचे हुआ ना तो आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। दैट इज, इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इनकम कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको बताई है अभी, ठीक है, क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है इस वाले सेक्शन में, दैट इज इट इज अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, एकदम इन इलास्टिक है, ठीक है। अब बात आती है इसके कर्व की, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, पॉजिटिव रहता है, बिकॉज इनकम हमारी बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, दैट इज व्हाई इट हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड इट इज स्लोप्स अपवर्ड। इन्वेस्टमेंट का जो कर्व रहता है वो कुछ इस तरीके से अपवर्ड रहता है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ ऑटोनॉमस की, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? अब बात आती है हमारे पास लास्ट सेक्टर, अगर हम देखें, इट इज जनरली डन बाय प्राइवेट सेक्टर। आपको पता है प्रॉफिट से ज्यादा ओरिएंटेड पब्लिक सेक्टर होता है कि प्राइवेट सेक्टर, जल्दी बताओ सबसे ज्यादा कौन होता है हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड, दैट इज प्राइवेट सेक्टर। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ ऑटोनॉमस की, तो ये कौन कर सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट कर सकता है, जिसको फर्क ना पड़े कि भाई इनकम कम हो रही है ज्यादा हो रही है, उनको तो फिर भी करना ही पड़ेगा लोगों के भले के लिए काम। सो दैट इज व्हाट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से, छोटा सा टॉपिक है ये, ओके, डन। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन उससे पहले एक बार क्विकली आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने पढ़ा कि यहाँ पे आप इनकम लिखोगे एक्स एक्सिस पे, रुको, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, यहाँ पे आप लिखोगे इनकम, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दोगे अपना इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से आपको दो ग्राफ्स बना लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको लिखना है इनकम, और यहाँ पे मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख देती हूँ आई से, समझ जाना आप सभी, ठीक है। तो आई से हमारा इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट क्या चीज़ आती है जो हमें यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है हमारे पास ये है आई और आई, ऐसे याद रखना है। अब हमने क्या बोला, अगर इनकम बढ़ रही है, सपोज अगर मैं मानती हूँ कि जो मेरे पास ओरिजिनल इनकम है वो मेरी यहाँ तक है, ठीक है, तो आप ये बना लो यहाँ तक,
फाइन, और जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है ओरिजिनल इतना है, ठीक है। अब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का क्या कहना है कि जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। सो दैट इज, अगर सपोज मैंने इनकम अपनी बढ़ा दी, सपोज लेट्स सी, यस, इनकम यहाँ पे मैंने बढ़ा दी और उसी के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, यस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा दोनों बढ़ जाएगा। दैट इज कि मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और साथ ही मेरा इनकम भी बढ़ेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब मेरे पास क्या आ रहा है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जिसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वाई क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्स, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, होपफुली दिस इज क्लियर, ओके। तो ये आपको ऐसे कर्व्स बनाने आने चाहिए, आपको ऐसे समझना है, याद रखना है, और ऐसे ही अपने कॉपीज वगैरह सब में बनाना है। खुद से बनाइए, बुक में तो सब चीजें गिवन है, बुक में क्या गिवन नहीं है, बुक नहीं मिलने वाली आपको, ओपन बुक टेस्ट नहीं होने वाला, पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। आपके पास एक किताब है जो आपको खुद अपने दिमाग में बनानी, वो कैसे बनेगी, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग डेली टिल यू अचीव योर टारगेट। फाइन, ओके, सो दिस इज डन, ओके। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, वी हैव टू डिटर्मिनेंट्स। अभी मैंने बताया आपको इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स हैं, एक है मेरे पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और एक है मेरे पास ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये हो गया, दिस इज डन। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर समझ आ गया तो जल्दी से आप मुझे कमेंट में लिख दिए कि हाँ मैम मुझे ये वाला पार्ट समझ आ गया है। अब बात आती है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। सो अकॉर्डिंग टू कीन्स, ये कौन है भाई, इनके बारे में कब पढ़ा हमने? इनके बारे में मैंने आपको बताया था जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में, इन द ग्रेट डिप्रेशन 1929 चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है that he has contributed a lot in terms of macroeconomics में बहुत contribution रहा है उनका, right? तो उनका क्या डिसीजन था कि इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए, डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट, जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। हमने बोला कि इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब रहता है कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करते हो। लेकिन इनने क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हाउ शुड वी इन्वेस्ट। ऐसी थोड़ी ना कि पैसे आए कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे, बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना रहता है। तो क्या देख रहे हो आप, सोच क्या रहे हो, ऐसा नहीं कुछ भी सोच रहे हो। सोचने के लिए भी आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए कि किस बेसिस पे कंपैरिजन करना है। आप खुद सोचो, जैसे कि आप कोई फ़ोन लेते हो, आप कितना दिमाग लगाते हो भाई, इसका प्रोसेसर कौन सा है, कितनी स्पीड है, कितनी बैटरी है, और किस तरीके का कैमरा का इसका पिक्सल है, एवरीथिंग यू चेक एवरीथिंग, है ना। इतने सारे फैक्टर्स हैं कि इसके बेसिस पे आप चेक करोगे कि भाई मुझे ये वाला फ़ोन लेना है कि नहीं लेना है। सिमिलरली आपको इन्वेस्टमेंट भी देखना पड़ता है कि वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। अब याद रखना, प्रॉफिट की बात आ रही है तो मैं बात कर रही हूँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो आप एक तरीके से मेक श्योर करोगे कि जो इन्वेस्टमेंट मैं करने वाला हूँ प्राइवेट सेक्टर में, वो ऐसा होना चाहिए कि वो मुझे प्रॉफिट दे। लेकिन कैसे, किस बेसिस पे मैं कंपेयर कर सकती हूँ? तो उसके पास हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट्स हैं। पहला है हमारे पास मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MEI, एंड देन वी हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI, ठीक है। अब देखो, मार्जिनल का मतलब हमेशा से आपको बताती हूँ, इसका मतलब होता है 1 एडिशनल यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? आपने अपने बिजनेस में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में, द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है, किसी भी काम को टाइम पे करना, और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, उसी काम को आपको कोशिश करनी है कि टाइम के साथ साथ उसको कम खर्चे में करना, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी रिसोर्सेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो आपको देखना है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसी है। मार्जिनल का मतलब 1 एडिशनल यूनिट, यानी समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, दैट इज मार्जिनैलिटी, राइट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, उस पर कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। सो वी हैव दीज 2 डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जो हम देखने वाले हैं कि भाई इन दोनों का मतलब क्या होता है डिटेल में, राइट। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, मार्जिनल इफेक्ट, यानी मार्जिनल की अगर मैं बात करी, दैट इज 1 एडिशनल यूनिट। एफिशिएंसी का मतलब किसी भी काम को आपको टाइम के साथ साथ ये भी देखना है कि उसमें बिल्कुल भी आपका एक्स्ट्रा कोई खर्चा ना हो, है ना। यू आर एबल टू डू इट विदाउट एनी वेस्टिंग एनी रिसोर्सेस। और इन्वेस्टमेंट का मतलब सभी को पता है। सो MEI रिफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। MEI इज डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर्स। अब देखो,
अब जब भी मैं बात कर रही हूँ एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, सो एडिशनल का मतलब सपोज कि अगर मैं 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट डेली बेसिस पे करती हूँ, उस पर मुझे सपोज 2% का रिटर्न मिल जाता है, समझ आ रहा है। अब मैंने इस बार क्या किया कि नहीं, मेरे पास ज़्यादा इनकम आ गया, तो जहाँ पे मैं सिर्फ 100 करती हूँ, जो मेरा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है 100 का है, मैंने सोचा इफ आई मोर रुपीज़, तो मैंने किया कि ठीक है 200 का मैंने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इस पे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा उसको फिगर आउट करने का क्या काम है, उसका काम है MEI का, मतलब मार्जिनल, जो एक्स्ट्रा मैंने खर्चा किया है उस पे मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है उसको फिगर आउट करना, यानी रेट ऑफ रिटर्न इधर भी आ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न आपको उसमें भी दिखेगा, जब लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना उसमें भी हम पढ़ेंगे, दैट इज वाई बी क्लियर कर रही हूँ। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो आपने किया, जो रेगुलर करते थे वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी जो आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया उसमें से आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना मुझे रिटर्न मिल सकता है, उसकी कैपेसिटी को देखना, उसकी पॉसिबिलिटी को देखना किसका काम है, MEI का। सो दैट इज वाई इट रिफर्स टू द एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। और ये कैसे डिटरमाइन होता है, दो से, किससे, मतलब दो हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है सप्लाई प्राइस, देखो, so it refers to the cost of production of a new asset of that kind. It is the price at which the new capital asset can be supplied or replaced. For example, if a machine of 10,000 is replaced with the place of an old machine, then 10,000 is the supply price. देखो, सप्लाई प्राइस जो होता है ना स्टूडेंट्स, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके अंदर, MEI में। MEI क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको मिल सकता है जब आप कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हो। और उसके लिए दो फैक्टर्स होते हैं कि कैसे आप पता लगाओगे। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है सप्लाई प्राइस। एक बार इसका सबसे पहले एग्जांपल देखो कि इफ अ मशीन ऑफ 10,000 इज रिप्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ एन ओल्ड मशीनरी, देन 10,000 इज सप्लाई प्राइस। मतलब आपको लग रहा है कि ठीक है ये वाली जो मशीनरी थी मेरा ढंग से काम नहीं कर रही है, तो आपने सिर्फ वो मशीन को रिप्लेस किया, वो आपने कितने मिल गई, आपको 10,000 में आपने रिप्लेस कर दिया, आपके पास एक तरीके से न्यू मशीनरी आ गई, तो ये आपके लिए सप्लाई है ऑफ न्यू रॉ मटेरियल। सो दैट इज व्हाई इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड। हमने यहाँ पे क्या किया, एक और नया एसेट बना लिया पुराने एसेट से, है ना। सो दैट इज व्हाई इट इज द प्राइस एट विच द न्यू कैपिटल एसेट्स कैन बी सप्लाइड और रिप्लेस्ड। मतलब सप्लाई यानी या तो आप नया कोई सामान लेके आ रहे हो या आप उसको रिप्लेस कर रहे हो। तो सप्लाई प्राइस का मतलब क्या रहता है कि एडिशनल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कैसा है, क्या आप कुछ नया लेके आ रहे हो या पुराने को आप रिप्लेस कर रहे हो, इसको फिगर आउट करने को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई प्राइस। फाइन, तो ये किसके लिए होता है, टू सप्लाइड या एक तरीके से रिप्लेस करना किसी नए एसेट को बनाने के लिए। सो इट रिफर्स टू और इट इज द प्राइस एट विच द न्यू कैपिटल एसेट्स कैन बी सप्लाइड और रिप्लेस्ड। ऐसा प्राइस जिसपे आप कुछ नया आपने एक्स्ट्रा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी सब था, लेकिन मुझे लग रहा था कि भाई जो ये पर्टिकुलर मेरे पास एक तरीके से मशीन है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रही, तो आपने क्या सोचा कि ठीक है एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मैं कर देती हूँ। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट क्या है कि यार 10,000 की बात है, इसको रिप्लेस कर देते हैं ना, क्यों इसके चक्कर में बाकी सारी चीज़ें खराब हो। तो आपने क्या बोला कि मशीनरी थोड़ी खराब हो गई है, ढंग से फंक्शन नहीं करी, इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये भी तो इन्वेस्टमेंट है ना, आपने क्या सोच के रिप्लेसमेंट किया, इन्वेस्टमेंट बनता नहीं था आपका, बिकॉज आपके पास तो सारे प्लांट एंड मशीनरी थी, लेकिन आपको लग रहा है कि छोटी सी चीज़ उसमें खराब हो गई है, उसकी वजह से वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रही और आपके प्रोडक्शन को हैम्पर कर रही है। तो आपने क्या बोला, इसको रिप्लेस करा देते हैं, बस 10,000 की बात है, आपने रिप्लेस करा दिया। तो ये क्या है, जो 10,000 जो लगे वो भी तो मेरा एक प्राइस है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सप्लाई प्राइस, या मैं बोल सकती हूँ एक तरीके से वो भी एक्स्ट्रा आपका इन्वेस्टमेंट है। और एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, मार्जिनल। आपने जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है उसमें, लेकिन उसको क्यों किया आपने खर्चा कि 10,000 लगेगा, लेकिन उसकी वजह से मेरा काम ढंग से बनने लगेगा, रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, इसका छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कई बार हमारे घर में भी काफ़ी सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, है ना। अचानक से कोई मशीन खराब हो गई या वॉशिंग मशीन खराब हो गई या मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया, तो आप थोड़ा सा उसमें पैसा लगा के उसको ठीक करा लेते हो कि ठीक है यार सही हो जाए, या तो रिप्लेस हो जाए, या तो आप उसको रिपेयर करा रहे हो, या कोई नया कैपिटल एसेट उससे लेके आ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, सप्लाई प्राइस है, मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जो आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो ना किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, सप्लाई प्राइस, विच इज़ अ पार्ट ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। नाउ सेकेंड वी हैव इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव, ये बताओ मुझे। प्रोस्पेक्टिव, पर्सपेक्टिव नहीं पूछ रही मैं, पर्सपेक्टिव इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोस्पेक्टिव। ओके, सो इट रिफर्स टू द नेट रिटर्न of all costs expected from the capital asset over its lifetime.
नेट रिजल्ट्स हमें पता है। अच्छा, ग्रॉस और नेट पढ़ा है मैंने आपको, रिमेंबर जब मैं आपको नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस का मतलब होता है ऑल, ठीक है, और नेट का मतलब होता है एक तरीके से जब आप सारी चीज़ों को एक तरीके से एक्सपेंसेस जो रहते हैं, जो नेट का मतलब एक तरीके से रियल चीज़ है कि असली में आपके पास कितना पैसा आया है। तो यू सब्ट्रैक्ट सर्टेन थिंग्स, जैसे कि हमने इसमें क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते थे, तब मेरे पास रियल वैल्यू आती थी कि भाई एक्चुअली में कितना क्या है, ठीक है, उसको फिगर आउट आपको करना है। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना, कितनी गाड़ी ली आपने, मैंने तो सिर्फ 40,000 की ली। आप बोलोगे नहीं मैंने तो 1 लाख की ली। उन्हें नई स्कूटी ली है, आपने सेकेंड हैंड स्कूटी ली है, तो दोनों में अंतर है ना। तो आपका कितना खर्चा हुआ है एग्जैक्टली उसको फिगर आउट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट, ठीक है। तो सिमिलरली प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होता है कि आपको क्या लग रहा है कि कितना मुझे रिटर्न मिल सकता है फ्यूचर में। इट रिफर्स टू द नेट रिटर्न, दैट इज द नेट ऑफ ऑल कॉस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स ओवर इट्स लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गिवन मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड रिसिप्ट्स ऑफ 1200 and running expenses will be 200, then the prospective yield will be, देखो अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं स्कूटी से कहीं भी आ जा सकता हूँ, वो आपका क्या है कि हाँ मैं इससे 20 किलोमीटर आराम से कवर कर सकती हूँ, लेकिन आपको पेट्रोल का खर्चा तो लगेगा ना। तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना लगा, उसमें पेट्रोल का खर्चा भी एक तरीके से इंक्लूड करोगे। सिमिलरली अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को 1200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो नहीं, आपने एक तरीके से जो उसमें खर्चा हुआ है 200 रुपये का जो आपके पास एक्सपेंसेस हुए हैं उसको माइनस करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो 10,000 है मेरे उसके बचे, ठीक है। तो सपोज अगर मुझे कहीं जाना है और मुझे टोटल खर्चा लग रहा है कि ठीक है मुझे 10,000 उसमें खर्चा लग रहा है, लेकिन जब मैंने फिगर आउट किया कि अगर मैं अपनी स्कूटी से जा रही हूँ तो मुझे कम खर्चा आएगा। तो कम खर्चा क्यों आ रहा है, लेकिन उसमें आपकी मेहनत वगैरह भी तो सब लग रही है ना, तो वो भी तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली ये वाले पॉइंट अगर आप देख रहे हो कि अगर मेरे पास 1200 रुपीज़ का खर्चा आया है ना, कि 1200 रुपीज़ का आया या 1200 रुपीज़ आपकी अर्निंग हो गई, ठीक है। जैसे कि आप इसको सैलरी बेसिस पे लो, परफेक्ट एग्जांपल, हम सैलरी के लिए जाते हैं, हमने बोला कि मेरी सैलरी 40,000 है, मेरे पास 40,000 मेरे अकाउंट में आ गए, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि उसमें से आपके एक्सपेंसेस भी तो है ना। तो रियल इनकम कितनी है आपकी, एक्सपेंसेस क्या हो गया भाई, रोज आना जाना पेट्रोल का कौन काउंट करेगा। मतलब आपको मिले जरूर 40,000, लेकिन पेट्रोल के भी तो पैसे गए ना, तो आप उसको माइनस करोगे। क्यों, क्योंकि जो आपको रिटर्न मिला है, सपोज अगर मैं बोल रही हूँ 40,000 का आपको रिटर्न मिला है, ठीक है, लेकिन उसमें से मैं बोलूं कि 5,000 क्या है आपका एक तरीके से पेट्रोल हो गया, तो आपके पास बच कितना रहा है, नेट कितना बच रहा है, आपके पास बच रहा है 35,000। तो एक तरह से इनकम आपकी 40 नहीं 35,000 है, बिकॉज 5,000 तो आपके यूं ही जा रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल में जा रहे हैं। सो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है इसको समझाने के लिए। एक बार इसका एग्जाम्पल को फिर से गो थ्रू करते हैं कि भाई एग्जाम्पल में गिमा है कि कोई मशीनरी है, वो हमें कितना आउटपुट जनरेट करके दे रही है। सपोज हम बोल रहे हैं कि नहीं, एक मशीनरी से 1200 रुपये तक का कोई भी प्रोडक्ट मैं बना सकती हूँ, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन 200 रुपये उसका क्या खर्चा है, 200 रुपये उसका खर्चा है रनिंग एक्सपेंसेस, उसको ठीक करना, रिपेयर करना, किस तरीके से वो फंक्शन कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ें क्या है, 200 रुपीज़ में हो रही है। तो मतलब वो पूरा जो आपको अमाउंट मिल रहा है 1200 का, 1200 नहीं है, आपको इसमें से 200 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये 1000 है ना, ये है आपके पास रियल, या मैं बोल सकती हूँ नेट रिटर्न। सो दैट इज वाई इन द गिवन एग्जाम्पल मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी, कैसे निकाल सकते हैं, पहला हमारे पास होगा प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास प्रोस्पेक्टिव कितना आ रहा है 1000, सप्लाई प्राइस मेरे पास कितना था, वो भी 1000 था, अगर मैं इंटू 100 कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10%। तो यही आपका पूरा एग्जाम्पल में गिवन है, क्लियर। सो सप्लाई प्राइस मेरे पास कितना आ गया 1000, और मेरे पास पी वाई कितना था, वो भी 1000 था, इंटू 100 किया तो मेरे पास 10% का रिटर्न आ गया, क्लियर। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन, ये वाला भी आपने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया था, जल्दी से लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, अब मैंने आपको बोला MEI, जो हमने देखा ना मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ रिटर्न, इसमें हमारे पास एक आता है सप्लाई प्राइस और एक हमारे पास आता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। इसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस इनटू 100। पूरा कॉन्सेप्ट ये रहा आपके पास, जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। डन, क्लियर, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, जो सेकंड हमारे पास डिटर्मिनेंट था, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न, या बोल सकते हैं रेट ऑफ हमारा इंटरेस्ट, राइट, ROI बोलते हैं इसको. सो इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट. आपने बोला मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा. मनी प्लांट से मनी प्लांट तो होता नहीं है, राइट. ऑफ कोर्स यू विल नीड टू हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. आप बैंक से लोन ले रहे हो, आप बोरो कर रहे हो, लेकिन आपको वो भी फ्री में नहीं देंगे, आपको उसके लिए रिटर्न, आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा. सो दैट इज वाई द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ROI एंड द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट. एट हाई ROI द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल बी लेस. अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, जैसे कि लोन को हम समझते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है ना, अगर 9% या समझाने के लिए 10% का आपके पास कोई लोन मिल रहा है तो आप कम लोगे. सिमिलरली अगर कोई लोन आपको सिर्फ 8% में मिल रहा है तो आप ज़्यादा लोगे, तो इसमें आपकी बोरोइंग ज़्यादा होंगी, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा. यहाँ पे आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. तो जब भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी. तो इसलिए दोनों के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट. कि अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा. पूरा लिखा है यहाँ पे. क्लियर? Quickly take a screenshot of it. Done? So let's compare कि भाई MEI जो मेरे पास होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड हमारे पास होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. दोनों को कंपेयर करने के बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है. सो द प्रॉफिट, जो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कितना प्रॉफिट मैं अर्न कर सकती हूँ ऑफ ए इन्वेस्टमेंट, कैन बी वर्कड आउट बाय कंपेयरिंग MEI. तो जब भी क्या होगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, देन द इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल. मतलब एफिशिएंसी, मार्जिनल एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने को मिल रहा है और आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो कम है, तो ऑफकोर्स आपके लिए प्रॉफिट रहेगा, बिकॉज आपका इंटरेस्ट से ज़्यादा अर्न कर रहे हो. ऐसे समझो, अगर समझो कि 1000 रुपीज़ आपने बोरो करे, ठीक है, उस पर आपका इंटरेस्ट कितना हो गया? 10% का आपका इंटरेस्ट है. वहीं पे एक और आपने 1000 रुपीज़ करे, लेकिन उसमें सिर्फ 8% का इंटरेस्ट है, तो आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है, आपकी अर्निंग ज़्यादा हो रही है. तो उस केस में क्या होगा? ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, दैट इज MEI इज ग्रेटर देन ROI. उस केस में क्या होगा? हमेशा प्रॉफिटेबल है. तो जब भी इंटरेस्ट कम है ना, वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है. ऐसे समझो, जब भी मेरे लिए इंटरेस्ट कम होगा किसी से भी, तो मेरे लिए प्रॉफिट की कंडीशन है. सिमिलरली इफ एन एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर हैज टू पे 12% रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन द लोन एक्वायर्ड बाय हिम and the expected rate of profit is 20%, है ना. आपको पता है कि प्रॉफिट मुझे 20% का होने वाला है, ठीक है, इंटरेस्ट मुझे सिर्फ 5% का देना है, तो ये जो 15% है ये नेट है मेरा. तो ये तो फायदे वाली बात है ना, सिर्फ 5% का इंटरेस्ट दे रही हूँ, लेकिन रिटर्न तो मेरे पास 15% का आ रहा है नेट, तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल कंडीशन है. फाइन. Similarly, then he will have surely go for the investment and will continue making investment till MEI is equals to ROI. कब तक इन्वेस्टमेंट करता रहेगा? जब तक उसको लग रहा है कि जो मेरा, अब देखो इनिशियल सी बात है, हर वक्त प्रॉफिट आना जरूरी नहीं है. हम कब तक करेंगे? जब तक मेरा जो MEI है, देखो 3 कंडीशन है हमारे पास. एक MEI इज ग्रेटर देन ROI, है ना. नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि MEI शुड बी इक्वल्स टू ROI. मतलब ऐसा कंडीशन आना कि अगर आपके पास 20% की अर्निंग्स हो रही है तो 20% का ही एक तरीके से आपको रेट ऑफ जो रिटर्न है या इंटरेस्ट है वो देना पड़ रहा है. ठीक है, ये वाला साइड पूरा क्लियर हो गया. जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, डन. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. हमने डिस्कस कर लिया कि भाई इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्यों करना है, उसके क्या डिटर्मिनेंट्स रहते हैं, उसको भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया. स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑफ कोर्स आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. ये आप सभी के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर क्वालिटी एजुकेशन, राइट. अगर मैं CBSE की बात करूँ तो किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. हम सिर्फ CBSE ने डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? वी हैव अ हिंदी मीडियम चैनल ऑल्सो, जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. आपको हमारे चैनल पे E-नोट्स एंड ई-बुक्स भी मिल जाएंगे. उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, तो कभी भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. और सिर्फ हमें यूट्यूब पर नहीं, हमें डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर भी आपको फॉलो करना है, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो,
ट्विटर या टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एवरीवेयर, ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टूडेंट्स, इट्स योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, यू हैव टू प्रिपेयर वेल एंड आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है। आपको कोई भी डाउट आता है हमारे एप्लीकेशन और साथ ही में हमारे वेबसाइट को भी जाकर रेफर कर सकते हो। सो कीप लर्निंग, बी मोटिवेटेड, बी कंसिस्टेंट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।